Hey guys, welcome in Competition Conservatory. Today we are going to have a discussion over Merchant of Venice. A very beautiful play by William Shakespeare. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जिसकी कहानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे. Let's begin the story of Merchant of Venice. सबसे पहले हम लोग मिलते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के किरदारों से, मर्चेंट ऑफ वेनिस सिटी से, जो वेनिस सिटी है हमारी, वेरोना सिटी. मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कहानी है वेरोना सिटी, इटली की. वेरोना शहर है एक इटली में, ठीक है. ये उस समय का शहर है जब शेक्सपियर ने ये स्टोरी लिखी थी, तो यहाँ की ये स्टोरी है, ठीक है. अब वेरोना सिटी में जो हमारे मेन किरदार हैं वो कौन कौन से हैं. मेन किरदारों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा मेन किरदार है वो है बेसानियो. बेसानियो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है. मेन कैरेक्टर हमारा माना जाता है बेसानियो. इसके बाद में बात करें हम एंटोनियो. एंटोनियो इनका एक फ्रेंड है, बेसानियो का एक फ्रेंड है जिसका शिपिंग वगैरह का काम है. शिप पे पैसा लगाता है और समंदर में भेजता है. इस तरीके से वो पैसे कमाता है, तो ठीक ठाक पैसा वो एंटोनियो कमा लेता है. बेसानियो जो है पार्शिया को प्रेम करता है. जो पोर्शिया है, पोर्शिया को ये प्रेम करता है. ही इज इन लव विद पोर्शिया. ये पोर्शिया को पसंद करता है, ठीक है. ये पोर्शिया को इम्प्रेस करना चाहता है. ये इससे मिलने जब जाना चाहता है तो खूब सारे गिफ्ट ले जाना चाहता है. इसके लिए जो पैसे नहीं है तो ये अपने फ्रेंड से उधार मांगता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो. ये इनसे पैसे उधार मांगता है. एंटोनियो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं, क्योंकि मैंने सारे शिप पे लगाए हैं. जब मेरी शिप वापस आएंगी तब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम ऐसा करो किसी से पैसे उधार ले लो और मैं उसको जुबान दे दूंगा कि उस 3 महीने के अंदर उसके पैसे मैं चुका दूंगा. तो तुम तब तक पैसे ले लो और जब मेरे शिप वापस आ जाएंगे मैं उसको पैसे दे दूंगा. तो ये डील करके आपस में पैसे उधार लेने के लिए किसी और बंदे को ढूंढने लगते हैं, ठीक है. अच्छा, जो पोर्शिया है, वेरोना सिटी के ही आसपास एक स्टेट है, बेलमोंट नाम की स्टेट. बेलमोंट नाम की एक स्टेट है, एक जगह है जहां पर ये रहती हैं, ठीक है. ये एक स्टेट है, सिंपल आप एक जगह मान लीजिए है जहां पर ये रहती हैं. ये कोई अलग सा शहर नहीं है, ये शांत प्रिय, जैसे वेरोना सिटी है वहां पे लोग आते जाते रहते हैं, शोर शराबा है, वहां पे ट्रेडिंग और ये सारी चीजें होती हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, चीजें खरीदी बेची जाती, मार्केट लगती हैं. लेकिन जो बेलमोंट है ये बहुत ही शांत इलाका है, बहुत ही एक स्टेट है, एक जगह है जहां पर ये लोग पोर्शिया का घर बना हुआ है, ठीक है. और पोर्शिया यहाँ पर अपनी मेड नेरिसा के साथ में रहती है, ठीक है. होम ऑफ पोर्शिया, ये पोर्शिया का होम है, आप देख लीजिए. इट इज अ शोन एज रिच, एक अमीर लड़की है क्योंकि इसके पिता बहुत अमीर थे. पीसफुल एंड रोमांटिक प्लेस, ये बहुत ही शांति प्रिय और रोमांटिक प्लेस है. वेयर पोर्शिया लिव्स विद हर मेड नेरिसा, अपनी मेड के साथ में पोर्शिया यहाँ पर रहती है, ठीक है. बात करते हैं इसके आगे, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर से मिलते हैं. अब जो पोर्शिया है, पोर्शिया के लिए यहां पर एक इनके पिताजी एक विल छोड़ के गए थे. एक विल में लिखा था कि ये पोर्शिया शादी उसी लड़के से कर सकती हैं, तभी इनको वो सारी संपत्ति मिलेगी जब वो लड़का एक पहेली को सुलझा देगा. ये एक विल सेट करके गए थे और वो पहेली क्या थी, कोई भी आदमी अगर पोर्शिया से शादी करना चाहता है तो उसको पहेली सुलझानी पड़ेगी. और पहेली क्या थी, उस आदमी के आगे 3 संदूक होंगे, 3 संदूक, गोल्ड सिल्वर एंड लेड, एक शीशे का संदूक, ठीक है, सोने का चांदी का, और एक शीशे का संदूक. 3 संदूक होंगे और उसको एक एक संदूक को चूज करना होगा. अगर वो सही साबित होता है तभी वो पोर्शिया से शादी कर पाएगा. ये शर्त रख के गए थे, विल बना के गए थे प्रॉपरली, कि ये सिर्फ कहावती बातें नहीं थी, एग्जैक्ट वैसा ही करना पड़ेगा. और अगर जिसने ऐसा किया वही उससे शादी कर सकता था और तभी सारी संपत्ति पोर्शिया को मिलेगी.
तो इस तरीके से वो विल बनाकर गए हुए थे। इधर ये हमने समझ लिया पोर्शिया का पोर्शन। अब बेसानियो को तो पैसे चाहिए थे, एंटोनियो ने कहा था किसी से भी ले लो, जब शिप वापस आएंगे मैं दे दूंगा, इन्होंने कहा था। तो ये पहुंच जाते हैं, इनको एक मिल गया व्यापारी शाइलॉक नाम का, शाइलॉक नाम का एक मिल गया, जो इसका काम ही है, ये जेविस है। शाइलॉक जो है ये जेविश मनी लेंडर है, जिनका काम ही है पैसे उधार देना, जेविस है ये, ठीक है। बेसानियो ने जिससे पैसे उधार लेना है उसे ढूंढ लिया, वो है शाइलॉक, जो कि बेसानियो को 3000 डुकैट्स देगा। 3000 डुकैट्स मतलब एक तरह से 3000 सोने के सिक्के उधार देगा, और ये राजी हो गया इनको सिक्के देने के लिए। पहले शाइलॉक पैसे देने के लिए नहीं मान रहा था, मना कर रहा था, लेकिन जब इन्होंने कहा कि एंटोनियो ने कहा है, एंटोनियो का नाम लेता है, उनको एज अ गारंटी इनको बताता है कि एंटोनियो की शिप्स वापस आएंगी, वो पैसा देगा, एंटोनियो गारंटी है इस बात की, तो ये मान जाता है पैसे देने के लिए इनको उधार, ठीक है। अब वहां पे एंटोनियो भी आ जाता है। एंटोनियो कहता है, जब इनसे पूछता है भाई कितना वापस लोगे, तो ब्याज वगैरह सब जोड़ के अपना बताते हैं, तो ये गुस्सा करता है, कहते ब्याजखोर इंसान हो तुम, ब्याज खाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ब्याज का पैसा कमाओगे। इनको बहुत खरी खोटी सुनाता है, बहुत बेइज्जत करता है। एंटोनियो यहाँ आकर कहता है ब्याज लोगे मतलब ब्याज खाते हो, ब्याजखोर हो, ब्याजखोरी करते हो। अब शाइलॉक एक जेविस मनी लेंडर है, जिसका काम ही है ब्याज के पैसे खाना, तो उसका वो काम ही था, तो इनकी बातों से बहुत ज्यादा ये परेशान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे क्या होता है, शाइलॉक को जब बहुत खरी खोटी सुनाते हैं कि तुम ब्याजखोर हो, ब्याज कमाओगे, तो शाइलॉक एंटोनियो की बात सुनकर थोड़ा सा शर्मिंदा होता है, गुस्सा भी हुआ। अब वो 3 महीने के लिए बेसानियो को बिना ब्याज के पैसे देने के लिए राजी हो गया कि ठीक है तुम बिना ब्याज के पैसे ले लो। ब्याज पे पैसे देने को राजी हो गया, लेकिन एक अजीबोगरीब शर्त रख देता है। एक शर्त रख दी इसने कि अगर बेसानियो जो ये पैसे ले रहा था एंटोनियो की गारंटी पर, टाइम से पैसे नहीं दे पाया, तो ये एंटोनियो यानी एंटोनियो जिसने सुनाया था खरी खोटी, तो ये एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेगा, ऐसी शर्त रख देता है। अच्छा, एंटोनियो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, इसको तो विश्वास है ही मेरे शिप वापस आ जाएंगे, मैं पैसे इसको दे दूंगा। एंटोनियो की बात की कोई परवाह नहीं करते हुए, इस बात की कोई परवाह ना करते हुए उसको मान लेता है, क्योंकि उसको पता है मेरे शिप वापस आ जाएंगे 3 महीने के अंदर, और पैसे हर हाल में मैं दे दूंगा। तो ये दोनों उससे पैसे ले लेते हैं इसी बात पर कि ठीक है अगर नहीं दे पाए तो तुम मेरे शरीर का 1 पाउंड मांस काट लेना। अब इधर आ जाते हैं हम लोग बेलमाउंट में। पीछे देखिए बैकग्राउंड बेलमाउंट का है। यहां बेलमाउंट में नए लड़के डेली आ रहे हैं, संदूक चूज कर रहे हैं, अपना लक आजमा रहे हैं कि शायद मैं इस पहेली में सफल हो जाऊं। तो यहाँ पे प्रिंस ऑफ मोरक्को आए हुए हैं और वहां पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो ये गोल्ड का बॉक्स चूज करते हैं कि मैंने गोल्ड का बॉक्स चूज करता हूं, और ये फेल हो जाते हैं। गोल्ड का बॉक्स चूज करते ही ये फेल हो जाते हैं पहेली में। और बेलमाउंट में यही चल रहा है कि कोई राजकुमार आता है, ये पहेली रखती है, संदूक चूज करता है, फेल होके चला जाता है। तो इधर बेलमाउंट में ये प्रिंस ऑफ मोरक्को आकर चले गए। अभी क्या हुआ, अब वेनिस में आ जाता, सॉरी वेरोना सिटी में आ जाते हैं। लॉरेंजो जो कि एक बेसानियो का एक दूसरा दोस्त है, लॉरेंजो जो कि दोस्त है बेसानियो का। बेसानियो जो हमारा मेन नायक था उसका दोस्त है। लोरेंजो प्रेम करता है जेसिका से। जेसिका है कौन, इनकी बेटी है जिन्होंने पैसे उधार दिए हैं बेसानियो को। शाइलॉक की बेटी है, जो मनी लेंडर, जेविस मनी लेंडर है ना, उसकी बेटी है जेसिका। ठीक है, जेसिका शाइलॉक की बेटी है, उन्हीं की बेटी है। और ये लोरेंजो जो है ये बेसानियो का दोस्त था। तो एक रात जेसिका अपने पिता शाइलॉक के खूब सारे पैसे लेकर
लोरेंजो के साथ भाग जाती है। ये इनके पैसे लेती है अपने पिता के, बहुत सारे चुराती है और इनके साथ में भाग जाती है। जेसिका और लोरेंजो दोनों बेसेनियो के साथ ही भाग गए, उसके साथ बेलमोंट आ गए। बेलमोंट जहां पर पोर्शिया का घर है ना, वहीं पे पहुंच गए, जहां पर पोर्शिया से लोग शादी करने आते रहते हैं। तो ये तीनों वहां पर उस जगह पर चले गए, उसी स्टेट में, बेलमोंट में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बेलमोंट में इस टाइम प्रिंस ऑफ एरागोन आए हुए हैं। वहां तो यही चल रहा है कि पहेली बुझाने के लिए कोई ना कोई प्रिंस आते रहते हैं। तो प्रिंस ऑफ एरागोन वहां पे आए हुए हैं। अब इनके सामने भी वही पहेली रखी जाती है। इन्होंने सिल्वर बॉक्स चूज किया, इन्होंने सिल्वर बॉक्स को चूज किया और ये भी फेल हो गए। ये भी आंसर इनका गलत था और ये भी फेल हो जाते हैं और ये भी वहां से चले जाते हैं। अभी बेसानियो को खूब सारे पैसे मिल गए थे। अब ये पोर्शिया को पसंद करता है तो इनके लिए खूब सारे गिफ्ट वगैरह लेके आया है। बेसानियो वहां आ जाता है, पोर्शिया के लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लाया था और वो पोर्शिया से मिलता है, उनको गिफ्ट देता है। ये भी बहुत खुश होती हैं क्योंकि ये इनको इम्प्रेस कर रहा है, तो फिर पैसे तो लगेंगे, इसीलिए पैसे उधार मांगे थे, उसने उधार लिए और इनको इम्प्रेस करने गिफ्ट वगैरह लेकर आ गया। ठीक है, अभी ये दोनों यहाँ पे खूब बैठ के बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब अच्छी दोस्ती दोनों में होने लगी थी। ठीक है, इधर एंटोनियो को पता चला, जो एंटोनियो थे जिन्होंने अपनी जुबान दी थी कि 3 महीने में पैसे दे दूंगा वरना मांस काट लेना 1 पाउंड, इनको पता लगता है उसके जहाज समंदर में कहीं खो गए हैं। इनके जहाज कहीं समंदर में खो गए हैं, मिल ही नहीं रहे, उनका आता पता ही नहीं है। इधर शाइलॉक को भी पता चलता है कि उनकी बेटी लोरेंजो के साथ में भाग गई है। इनकी बेटी जो थी वो लोरेंजो के साथ में भाग गई है, इनको पता चला। तो अब शाइलॉक का जितना भी गुस्सा है वो एंटोनियो का 1 पाउंड काट कर निकालेगा, क्योंकि ये भी समय पूरा होने वाला है 3 महीने और उसको पैसे वापस नहीं मिले हैं। अब ये इसको बहुत गुस्सा है, क्योंकि बेटी भी भाग गई है और वो भी बेसानियो का दोस्त था, एंटोनियो भी बेसानियो का दोस्त है, तो ये बहुत गुस्सा है। ये सोच रहा है अब मैं एंटोनियो का 1 पाउंड जरूर काटूंगा, क्योंकि अब टाइम पूरा होने वाला है। अब देखिए कहानी का रुख कहां जा रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, इधर हम लोग फिर बेलमोंट में आ जाते हैं। बेलमोंट में बेसानियो और पोर्शिया आपस में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये गिफ्ट वगैरह लेके गया था, तो दोनों में खूब सारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ समय गुजार रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रेम भी करने लगे हैं। लेकिन दोनों को अलग अभी भी एक ही चीज कर रही थी। वो क्या कर रही थी? पहेली, जो विल इनके पिताजी ने बनाई थी, चूजिंग द कास्केट। याद रखिएगा टीजीटी वालों, शर्त कौन सी थी? चूजिंग द कास्केट, ये शर्त थी। अगर शर्त का नाम आएगा तो वहां बॉक्स नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा चूजिंग द कास्केट। तो कास्केट यानी बॉक्स को चूज करना ही शर्त थी। अब पोर्शिया भी नहीं चाहती थी कि बेसानियो गलत बॉक्स चूज करे और इसका भी पत्ता साफ हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी हमसे दूर हो, इसको पसंद करने लगी थी। लेकिन बेसानियो अपना लक आजमाता है और कास्केट चूज करने के लिए आता है, कहता नहीं नहीं मैं भी चूज करके देखता हूं, मैं भी चूज करूंगा। तो ये बॉक्स फिर से 3 इनके सामने लाए जाते हैं, उनकी विल के अनुसार, उनके पिताजी की विल के अनुसार, और ये भी अपना लक आजमाते हैं। बेसानियो ने लेड यानी शीशे का कास्केट चुना। इन्होंने कहा कि ना मुझे सोना चाहिए ना चांदी, मुझे चाहिए शीशे का बॉक्स जिसमें मैं देख सकूं कि क्या है क्या नहीं है, जो रियलिटी दिखाता है सारी चीजों की। इस तरीके से इन्होंने शीशे का चूज किया और वो सफल साबित हुआ और ये सफल हो गए। अब पोर्शिया बहुत खुश होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनको पसंद भी करती थी। पोर्शिया तुरंत ही अपनी रिंग निकालकर बेसानियो को पहना देती है। इनको रिंग पहना दी, पोर्शिया ने अपनी रिंग पहनाई और उससे सगाई कर ली और इससे प्रॉमिस लिया कि तुम ये रिंग कभी नहीं उतारोगे, अब जिंदगी में ये रिंग नहीं उतारोगे, अब आज से हमारी लोगों की सगाई हो गई, अब शादी बाद में हम लोग कर लेंगे। तो ये रिंग इनको दे देता है, जो इनके हाथ में एक रिंग दिख रही है, इनको रिंग मिल गई और ये
इनसे बोलती हैं ये रिंग कभी मत खोना, कभी मत निकालना अपने उंगलियों से। अब आगे क्या होता है, बेसानियो का एक और दोस्त जो इसके साथ ग्रेटियानो, ग्रेटियानो एक इसके साथ और दोस्त आया था, ग्रेटियानो इनका नाम है, ये भी बेसानियो का दोस्त था। तो इसने क्या किया, जब देखा कि बेसानियो ने पोर्शिया के साथ शादी फिक्स होगी क्योंकि इसने बॉक्स सही चूज कर लिया था, पहली हल कर दी, तो ग्रेटियानो था, इसने नैरिशा से शादी फिक्स कर ली, जो इनकी मेड थी, ये इनसे शादी अपनी फिक्स कर लेता है नैरिशा से। ठीक है, तो यहां पर ये चारों का ग्रुप बन गया। सभी खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तब तक बेसानियो को एक खत मिलता है, एक लेटर आता है बेसानियो के पास में। बेसानियो को एक लेटर मिला जिसमें लिखा होता है, अब ये लेटर था एंटोनियो का, कि मेरे शिप समंदर में कहीं खो गए हैं और मैं शाइलॉक का पैसा नहीं चुका पाया हूं। ये मेरे पीछे 1 पाउंड मांस काटने के लिए घूम रहा है, मुझे बचाओ आकर। ये खत इनको बेसानियो को मिलता है। अब जब खत मिलता है तो ये भी बेसानियो को, एंटोनियो को बचाने के लिए आगे आते हैं। पोर्शिया समझ जाती है कि इनका चेहरे से कुछ गड़बड़ चल रही है और वह बेसानियो से सारी बात पूछती है। फिर पोर्शिया बेसानियो को, जो बेसानियो थे, इनको खूब सारा पैसा देती है और कहती है वेनिस जाकर कर्जा चुकाने को बोलती है कि जाओ वहां पर जाकर सारा कर्जा चुका दो, जिससे वह सबका कर्जा उतार सकता था। इतना पैसा उसको दे दिया। बेसानियो वहां से अपने दोस्त को बचाने के लिए जल्दी जल्दी निकल लेता है वेरोना सिटी के लिए, जहां पर एंटोनियो है जिसके पीछे शाइलॉक पड़ा हुआ है, उसका 1 पाउंड मांस काटने के लिए। अब ये जब वहां पहुंचता है तो दृश्य कुछ और होता है। ये जो शाइलॉक था, एंटोनियो को पकड़कर, क्योंकि ये मांस नहीं कटवाने दे रहा था, तो इनको पकड़कर कोर्ट रूम में ले आया था। यहाँ पर इनकी सभा लगी, कोर्ट लगा हुआ है, ड्यूक ऑफ वेनिस भी बैठे हुए हैं वहां पे, जो कि फैसला सुनाने के लिए ड्यूक ऑफ वेनिस भी वहीं पे बैठे हुए हैं। अब उनके सामने ये पेश किए गए हैं सारे लोग। बेसानियो वेनिस पहुंचकर देखता है कि एक कोर्ट रूम में ड्यूक के सामने शाइलॉक एंटोनियो का 1 पाउंड मांस के टुकड़ा मांग रहा है, जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था, अगर 3 महीने में पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस मैं लूंगा। अब बेसानियो शाइलॉक को 3 गुना पैसे देने के लिए ऑफर करता है। ये कहता है बेसानियो कि भैया तुम 3 गुने पैसे ले लो। ये उसी कोर्ट रूम में बोलता है चलो मैं पैसे का 3 गुना वापस कर रहा हूं। लेकिन ये खुन्नस में इसकी बेटी भाग गई थी इनके दोस्त के साथ में। ये कहता नहीं, बात हुई थी 1 पाउंड मांस की, मुझे 1 पाउंड मांस काटना है इसके शरीर का, और ये इस बात पे ही अड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे 1 पाउंड मांस ही चाहिए। अब इधर क्या होता है, ड्यूक के सामने बहुत असमंजस की बात है कि 1 पाउंड मांस ये एक अच्छी बात नहीं है, सामाजिक बात नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तब तक वहां पर पोर्शिया आ जाती है। अच्छा, पोर्शिया अपने दूसरे गेटअप में आई है। पोर्शिया जो है लॉयर के रूप में वहां पे आती है, जिससे उसको कोई पहचान ही नहीं पाता है। अब ये लॉयर के रूप में वहां पर आ जाती है, एंटोनियो को बचाने के लिए ही आई है। तो एंटोनियो को ये डिफेंड करने लगती है, उसको बचाने लगती है, उसकी तरफ से बोलने लगती है ड्यूक के सामने। बोलती है इस शाइलॉक को भी राइट नहीं है कि किसी की 1 बूंद जो है ब्लड की मांगे, ये तो मांस मांग रहा है। ये कोई सामाजिक चीज है, किसी का मांस काटोगे, है ना, ये किसी को तुम मारना चाहते हो, ये तो बिल्कुल गलत चीज है। और ये इतना सब बोल के बहुत कुछ बोलती, इसको ही उल्टा दोषी साबित कर देती है कि यही दोष है, यही ब्याज खाता है, लोगों को परेशान करता है, ब्याज में डुबा देता है, लोगों को गुलाम बना लेता है, इसको तो सजा होनी चाहिए, इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, ये तो इतना बुरा इंसान है। तो इतना ज्यादा इसको गुनहगार साबित कर देती है कि सारे इसी को गुनहगार समझने लगे। जो शाइलॉक था इसी को सारे गुनहगार समझने लगे। इतना अच्छा डिफेंड किया इसने एंटोनियो को। इसके बाद में पोर्शिया ने शाइलॉक को गुनहगार तक घोषित करवा दिया और उसने एक वेनिस सिटीजन को चोट पहुंचाने की कोशिश सोची है। मतलब ये जेविस था ना,
और ये वेनिस सिटीजन था। एंटोनियो बोल रही कि अपने देश में आकर अपने देशवासी को ये परेशान कर रहा है, उसका मांस मांग रहा है, कितनी बुरी चीज है। ऐसा बोल बोल के इसको ही उल्टा दोषी साबित कर दिया, कहा कि इसकी सारी संपत्ति जमा कर ली जाए और सारा सामान, सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी इसकी जब्त कर ली जाए। बताओ, यहां तक कंडीशन, इतना अच्छा डिफेंड किया एंटोनियो को कि सबको इसके खिलाफ कर दिया। ड्यूक भी इसके बारे में सोचने लगे। ड्यूक ने शाइलॉक पर दया दिखाते हुए कहा, इसकी प्रॉपर्टी, पैसे नहीं जब्त किए जाएंगे, चलो इतना माफ कर देता हूं, लेकिन इसे एक शर्त माननी होगी। इसको एक शर्त पे छोड़ा जाएगा। अब इसको ही गुनाहगार उल्टा मान लिया था, तो अब इसके ऊपर ही शर्त लगा दिया। एंटोनियो तो बेफिक्र होकर बरी कर दिया गया। मरने से पहले इसे अपनी आधी वेल्थ एंटोनियो को देनी पड़ेगी, जो इसको 3 गुने पैसे दे रहा था। मतलब मरने से पहले जितना भी कमाया है आधा एंटोनियो को देकर जाओगे और आधी वेल्थ अपनी भागी हुई बेटी को दोगे। जो बेटी तुम्हारी भाग के गई है दूसरे के साथ में, उसको भी आप आधी प्रॉपर्टी उसके नाम करोगे और आधी एंटोनियो के नाम करोगे। अब ड्यूक ने इसे अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियन बनने को भी कहा कि अब तुम जेविस नहीं रहोगे, तुम्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाना होगा वरना सजा मिलेगी। तो शाइलॉक को पनिशमेंट से बचने के लिए सारी इनकी बातें माननी ही थी। नहीं मानोगे तो इससे भी बुरा होगा, तो सारी बातें यहां पर मानता है और एग्री होता है कि आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को देंगे, आधी अपनी बेटी को दे देंगे और अपना धर्म भी बदल लेंगे। सब हो जाने के बाद जब पोर्शिया जाने लगती है, अब एंटोनियो को ये, और सॉरी यहाँ पे एंटोनियो लिखा है बेसेनियो को ये नहीं पता है ना कि पोर्शिया जो है यही लॉयर के रूप में आई थी। इसको लगता है ये तो लॉयर कोई आई है, तो ये दौड़ कर इसके पास जाता है और कहता है, इनको कुछ पैसे देने लगता है क्योंकि कुछ पैसे लेके आया था, है ना। तो इनको कुछ पैसे देने लगता है कि अपनी फीस ले लीजिए, आपने डिफेंड किया है। इस पर पोर्शिया मना कर देती है, लेकिन कहती है मतलब मुझे तुम्हारी जो ये रिंग है जो आप पहने हुए हैं, मुझे ये रिंग दे दो। ये टेस्ट करना चाहते हैं ना कि रिंग देंगे नहीं देंगे, क्योंकि ये पहचान नहीं पाते हैं। इस पर बेसेनियो तो सोचता है कि नहीं इसको कैसे निकाल सकता हूं, इसको तुमने कसम खाई थी नहीं निकालूंगा। तो ये इस पे हिचकिचाता है, लेकिन एंटोनियो आता है, कहता है यार उसने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई है, तुम्हारे दोस्त को बचाया है, वो रिंग मांग रही है, दे दो ना, पैसे से ज्यादा कीमती थोड़ी है। तो इतना सा फोर्स करके एंटोनियो ने इसको रिंग दिलवा दी। तो और फाइनली बेसेनियो इसको रिंग दे देता है, जो अंगूठी पोर्शिया ने दी थी इनको कि कभी मत निकालना, वो इनको ये लॉयर समझ के दे देते हैं। और अब क्या होगा अब आप समझते ही हैं, जब किसी की रिंग दे दी जाए वो भी। अब सारे फिर से बेलमोंट आ गए, ठीक है, सुबह का समय है, ये सब एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए, मिलते हैं। कौन कौन है? बेसेनियो है, एंटोनियो है, पोर्शिया है, नेरिशा है, ठीक है, उनकी भागी हुई लड़की भी है और उनका दोस्त भी लोरेंजो भी है, सारे इकट्ठे हैं वहां पे। अब पोर्शिया जो है ये झूठ मूठ का बेसेनियो को परेशान करती है कि मेरी अंगूठी कहाँ है, मेरी रिंग कहाँ है जो पहनाई थी, हाथ में तो दिख नहीं रही, क्या किया तुमने, खो दी। और इस पे गुस्सा करने लगती झूठ मूठ का, तो इसको तो पता है रिंग मेरे पास है। तो पोर्शिया बहुत परेशान करती है बेसेनियो को, बार बार ये कहती तुमने मेरी रिंग खो दी, तुमने मेरी रिंग घुमा दी, मैंने तुमको कसम दी थी कभी मत निकालना। बहुत परेशान करती है और बहुत परेशान करने के बाद फाइनली उसे बताती है कि वो लॉयर मैं ही थी और रिंग मेरे ही पास है और वो लॉयर भी मैं ही थी। तो सारे बहुत खुश हो जाते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं। तब तक एंटोनियो को एक लेटर मिलता है, एक फिर से लेटर आता है एंटोनियो के पास में, जिसमें लिखा होता है तुम्हारी जो खोई हुई शिप्स थी वो सारे वापस आ गई बंदरगाह पर। और अब एंटोनियो भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसको भी पता है सारा पैसा मेरा वापस मुझे मिल जाएगा, और वो शिप्स भी वापस आ गई हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। तो इससे अगर क्वेश्चन आता है कि किसने भेष बदला, तो पोर्शिया ने लॉयर बन के भेष बदला था, ठीक है। कौन सी शर्त थी? तो 3 कास्केट थे, गोल्ड, सिल्वर और लेड के। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी के साथ में नेक्स्ट डे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।